देखिए क्वेश्चन है, मेबेल नाम का कोई औरत है, ठीक है, क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2 और 1.5 रुपए अमेरिकी डॉलर में 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी, 25% का लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है मतलब लड़की है। प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य होना चाहिए, प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लें। सबसे पहले आप ये चीज समझ लें कि मेबेल ने क्या खरीदा, ठीक है, मेबेल ने क्या खरीदा और किस अनुपात में खरीदा। मतलब दो तरीके की क्या है, डबल रोटी है, ठीक है, पाव रोटियां हैं जिसको डबल रोटी भी बोलते हैं। तो पाव रोटियां दो मेबेल ने ली, किस अनुपात में ली, तो पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 के अनुपात में ली। मतलब पहली वाली पाव रोटी अगर 3 ली तो दूसरी वाली कितनी ली, 2 ली। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि पहली वाली का जो रेट है वो 2 रुपए अमेरिकी डॉलर है, जबकि दूसरी वाली का जो रेट है वो 1.5 रुपए अमेरिकी डॉलर है। तो पहली वाली का रेट कितना दिया, तो आप कहेंगे 2 रुपए अमेरिकी डॉलर, तो डॉलर का साइन ऐसा कुछ बनता है, ये बना दिया हमने, ठीक है। और पहली वाली का रेट तो आपका 2 रुपए अमेरिकी डॉलर आ गया, दूसरी वाली का कितना है, तो आप कहेंगे 1.5 रुपए अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, ये आपका 1.5 रुपए अमेरिकी डॉलर हो गया। अब आप बताइए कि इसको क्या करना है, इसको 25% का लाभ कमाना है। तो ये प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब एक दर्जन कितने की बेचे। अभी तो आपको पता ही नहीं है कि कितनी खरीदी इसने, अभी तो आपको पता ही नहीं है। तो देखिए हमने ये बोला कि पहली वाली अगर 3 खरीदी, दूसरी वाली कितनी खरीदी, 2 खरीदी। तो भाई 2 रुपए की अगर ये 2 डॉलर की, रुपए नहीं सॉरी, 2 डॉलर की अगर ये पहली वाली आ रही तो 3 कितने की खरीदी होंगी, तो आप कहेंगे 3 खरीदी होंगी 6 डॉलर की। कितने की, 6 डॉलर की। 3 कितने की खरीदी होंगी, 6 डॉलर की। एक पाव रोटी की कीमत 2 डॉलर है फर्स्ट वाली की, तो 3 की कीमत 6 डॉलर हो गई। अब ये वाली आपको 1.5 रुपए की मिल रही है, 2 के हिसाब से कितने की खरीदी, 3 की खरीदी। तो टोटल कितने डॉलर खर्च किए इसने, 9 डॉलर खर्च किए। और 9 डॉलर में खरीदी कितनी, तो 3 2 कितनी, 5। 3 पहली वाली खरीदी, 2 दूसरी वाली खरीदी, मतलब 5 क्वांटिटी खरीदती है और उसके लिए कितने डॉलर खर्च करती है, तो 9 डॉलर का खर्चा उसको करना पड़ता है। ये डॉलर की जगह 5 बन गया, इसको डॉलर करिए भाई। देखिए डॉलर कैसे बनता है, तो ये डॉलर बन गया आपका, एस को बीच में से ऐसा कुछ काट देते हैं तो ये डॉलर बन गया, ठीक है। तो देखिए 5 खरीदी कितने की, 9 डॉलर की। तो अब आप बताइए एक कितने की खरीदेगी, तो आप कहेंगे 9/5 डॉलर की। तो 12 कितने की खरीदेगी, तो आप कहेंगे 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, कौन सी बड़ी बात है। तो 12 नंबर 108/5 डॉलर की, यानी कि 12 यानी कि 1 दर्जन। 12 मीन्स क्या होता है, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन कितने की खरीदी, तो आप कहेंगे 1 दर्जन खरीदी उसने 108/5 की। तो अब लाभ तो वो 1 दर्जन पे कमाना चाह रही है ना, इसीलिए हमने 1 दर्जन निकाला। अब लाभ कितने का कमाना चाह रही है, 25% का। तो यदि आपको पता है कि 12 वो 108/5 डॉलर की खरीदती है, तो 25% का लाभ, यानी कि इसका अगर आप 125% निकाल देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो आपके पास क्रय मूल्य तो आ गया, आपने क्या निकाल लिया, 12 पाव रोटी का क्रय मूल्य निकाल लिया। ये क्या निकाल लिया आपने, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकाल लिया 12 पाव रोटी का, यानी कि 1 दर्जन का। अब देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो 108/5 का आपको क्या करना है, 125% निकालना है। कितना निकालना है, 125%। 125% को हम क्या लिखते हैं, तो आप भली भांति परिचित हैं कि 125 को हम लिखते हैं 5/4। 5 से 5 कट गया, 4 से काटेंगे तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कि 27 डॉलर प्रति दर्जन अमेरिकी डॉलर। मतलब 27 अमेरिकी डॉलर में वो 1 दर्जन क्या होगी, बेचेगी। तो ये अमेरिकी डॉलर है, तो अमेरिकी डॉलर हो गया भाई, ए से अमेरिका और ये साइन से डॉलर, ठीक है, ये हो गया अमेरिकी डॉलर। यानी कि 27 अमेरिकी डॉलर में वो क्या होगी, 1 दर्जन पाव रोटियां बेच देगी। तो उसको 25% का क्या हो जाएगा, लाभ। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। आई होप क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 60 छात्रों की एक कक्षा में यदि 2/3 भाग लड़के हैं, 60 छात्रों की एक कक्षा में यदि 2/3 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या निम्न होगी। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करिए, हमने आपको इतनी बार बताया और फिर से आप सुन लीजिए कि 2/3 क्या है, लड़के हैं, मतलब बॉयज हैं। इसका मतलब कुल छात्र कितने हैं, देखिए 60 छात्रों की एक कक्षा में 2/3 भाग लड़के हैं, मतलब टोटल का 2/3 भाग क्या है, लड़के हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर स्टूडेंट जो है वो 3 है।
उसमें से 2 क्या हैं, तो आप कहेंगे सर बॉयज़ हैं। तो अगर 3 में से 2 बॉयज़ हो गए तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो आप कहेंगे सर 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो गर्ल्स कितनी है, 1 है। गर्ल्स कितनी है, 1 है। क्लियर होगी बात। तो आपको पता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर, 60 के बराबर, क्योंकि 60 छात्र थे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 20 के बराबर। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, 1 यूनिट की। यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में। अगर अब ये बात आपको समझ में नहीं आए, ये पहला मेथड अगर आपको क्लियर नहीं है, तो एक बार फिर से और देख लें कि हमने क्या किया। इन्होंने बोला कि 60 छात्रों की एक कक्षा में यदि 2/3 भाग क्या हैं, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। 2/3 का मतलब क्या है कि 3 आपके टोटल स्टूडेंट हैं, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, 60 छात्रों की एक कक्षा से। तो यानी कि टोटल कक्षा में कितने हैं, 3 है, यानी कि स्टूडेंट का नंबर कितना है, 3 है। उसमें से 2 क्या हैं, लड़के हैं। बॉयज़ कितने हैं, 2 हैं। लड़के कितने हैं, 2 हैं। तो लड़कियां कितनी हुई, तो 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, 1। तो आपको पता है 3 की वैल्यू किसकी है, 60 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके, 20 के बराबर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि भाई 2/3 भाग क्या है, लड़के। तो लड़के कैसे निकालेंगे, तो 60 का आप क्या कर दीजिए, 2/3 निकाल दीजिए। 2/3 निकालेंगे तो देखिए कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 20, 20 दूनी कितना, 40। तो लड़के 40 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, टोटल 60 थे, उसमें से 40 माइनस कर दीजिए, तो लड़कियों की संख्या कितनी, 20। ये आपका आंसर आ गया डी। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या और उसके 1/3 भाग का योग 24 है। देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जब आपके पास फ्रैक्शन आएगा ना, तो आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर संख्या से कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ छात्रों की संख्या से कंपैरिजन कर रहे थे, तो जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, उसकी वैल्यू टोटल के बराबर वहाँ की थी। यहाँ भी 3 को हम क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे। ये बोल रहे हैं कि एक संख्या और उसके 1/3 भाग का योग 24 है। मतलब 1/3 से ही सारी बातें समाप्त हो गई। तो संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे संख्या कितनी है, तो संख्या हो गई 3। उसका 1/3 भाग का योग, यानी कि संख्या का 1/3 यानी कि 1, इनका योग यानी कि 1 + 3 का योग किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 24 के बराबर। यानी 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 24 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 6 के बराबर। क्या पूछिए, संख्या। संख्या कितनी मानी हमने, 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, 18। ये आपका पहला तरीका हो गया। ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हैं तो डायरेक्ट उससे कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप क्या करिए, संख्या मान लीजिए, संख्या x है। संख्या कितना है, x है। तो बोले कि एक संख्या और उसके 1/3 भाग का योग, तो संख्या ये है, इसका 1/3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/3 कर दीजिए। इन दोनों का योग कितना है, तो बोला है 24 के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा, एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + x बटे में कितना, 3 बराबर में कितना, 24। तो ये हो जाएगा आपका 4x बटे में कितना, 3 बराबर में कितना, 24। 4 से कितने बार, तो आप कहेंगे 6 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं x मान के। क्लियर। आई होप बात आप तक पहुंच रही है। तो काफ़ी अच्छे और बेसिक क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए काफ़ी बेसिक है। मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर आ रहा होगा कि हम एग्जाम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ पेपरों में अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चनों का लेवल आपको बताते हैं। यदि आपके पेपर में 40 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होंगे। थोड़े से क्वेश्चन आपके हार्ड होंगे, तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा लेवल पे लेके चलें। ठीक है, थोड़ा सा लेवल पे लेके चलें, अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक्यूरेसी के साथ में पूरे में से पूरे नंबर दिलाता है। यदि आपने सही किया है तो नंबर 100% आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है ना। और हम उसमें श्योर भी रहते हैं, अगर हम मैथ का कोई क्वेश्चन करके आए तो हम श्योर भी रहते हैं कि भाई ये नंबर तो कंफर्म हो गया। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, 2 पासे एक साथ फेंके गए, कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना निम्न के बराबर है। 2 पासों को जब आप एक साथ देखते हैं तो संभावना मतलब प्रायिकता आपको निकालनी है, कितनी प्रायिकता बनेगी। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था, इससे पहले वाले पेपर में भी डिस्कशन किया था, आपको बताया था कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, पक्ष में, आपके पक्ष में घटनाएं और कुल घटना। तो हमने आपको सिंपल एक तरीका बताया था कि आपके पक्ष में घटना कितनी है, घटनाएं, पक्ष में घटनाएं और अपॉन में कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं। तो देखिए हमने आपको अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होती है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट।
यानी आपके पक्ष में कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं और टोटल घटनाएं कितनी हैं। तो पहली चीज तो ये समझ लें कि जब दो पासे आप एक साथ फेंकते हैं तो एक पासे में एक से लेकर कितने अंक अंकित रहते हैं, तो आप कहेंगे एक से लेकर 6 तक, यानी कि टोटल 6 अंक अंकित रहते हैं। तो जब आप दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो एक पासे में 6 अंक रहते हैं, यानी कि टोटल उसकी पावर कर दीजिए 2। टोटल संभावनाएं जो होती हैं, यानी कि कुल जो इवेंट होते हैं, कुल जो घटनाएं होती हैं वो 36 होती हैं। कितनी घटनाएं होती हैं? 36। वो 36 भी हम आपको बताएंगे कैसे। एक के साथ में पहले हो सकता है कि पहले पासे पर एक आए, दूसरे पर भी एक आए, एक घटना हो गई। पहले पर एक आए, दूसरे पर 2 आए, 2 घटना हो गई। पहले पर एक आए, दूसरे पर 3 आए, 3 घटना हो गई। पहले पर एक आए, दूसरे पर 4 आए, 4 घटना हो गई। पहले पर एक आए और दूसरे पर 5 आए, 5 घटना हो गई। पहले पर एक आए और दूसरे पर 6 आए तो 6 घटनाएं हो गई। मतलब एक के साथ में 6 हो गई, तो 2 के साथ में भी 6, 3 के साथ में भी 6, 4 के साथ में भी 6, 5 के साथ में भी 6 और 6 के साथ में भी 6, तो 6 6 कितना होगा? टोटल 36 होगा। तो कुल घटनाएं कितनी होंगी? 36 होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो कुल घटनाएं तो हमने निकाली। देखिए एक चीज तो हमारे पास आ गई, टोटल कितनी है? 36 है। ठीक, अब बोले कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कुल 10 या अधिक नंबर आने की निम्न के बराबर संभावना होगी। किसके बराबर संभावना होगी वो आपको ऑप्शन बताने। तो बताइए कि 10 या उससे अधिक कब आ सकता है। तो आपको पता है कि एक के साथ में अगर 9 आए तब 10 बनेगा, या एक के साथ में 10 आए तब उससे अधिक बनेगा। तो एक के साथ में तो कोई मतलब नहीं है। 2 के साथ में देखिए मैक्सिमम जो डिजिट रहता है उस पर या अंक रहता है वो 6 रहता है, और मिनिमम कितना रहता है? 1। तो 6 और 1 7 मिलता है। ठीक है, तो अगर हम 2 और 6 मिलाएं तो आप कहेंगे 8, 3 और 6 मिलाएं तो 9, 4 और 6 मिलाएं तो 10। तो देखिए 10 तो बन सकता है। कैसे कि पहले पासे पर कितना आ जाए तो आप कहें 4 आ जाए, दूसरे पासे पर कितना आ जाए तो आप कहें 6 आ जाए। ठीक है, इसके बाद पहले पासे पर 5 आ जाए और दूसरे पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो देखिए 10 से ज्यादा हो गया। पहले पर अब कितना आ जाए? 5 आ जाए और दूसरे पर भी कितना आ जाए? 5 आ जाए, तो 10 हो गया। पहले पर कितना आ जाए? 6 आ जाए और दूसरे पर कितना आ जाए? 4 आ जाए, तो भी 10 हो गया। पहले पर कितना आ जाए तो आप कहें भाई 6 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए और 5 आ जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? इसके अलावा पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? देखिए अगर इसके अलावा पॉसिबिलिटी बन रही है तो बताइए। पहले पर 4, दूसरे पर 6, 10 हो गया। पहले पर 5, दूसरे पर 6, कितना हो गया? 11 हो गया। पहले पर आपका 5, दूसरे पर भी 5, पहले पर 6, दूसरे पर 4, पहले पर 6, दूसरे पर 5, तो टोटल अभी कितने बने? 5 बने हैं। तो एक आध और संभावना है तो बिल्कुल है। आप कहेंगे सर दोनों पर अगर 6 6 और आ जाए, क्या आ जाए? 6 और 6 आ जाए, तो भी कितना होगा? पहला पासा गिरा उस पर 6 और दूसरे पे भी 6 आ जाए, तो 6 और 6 12, मतलब 10 और उससे अधिक आ गया। तो टोटल कितनी घटनाएं हो गई आपके फेवर में? 1 2 3 4 5 6 आपके फेवर में। क्यों आपने कंडीशन लगाई है कि अगर 10 या उससे अधिक आ जाए तो ये आपके फेवर में है। तो आपके फेवर में कितनी है? 6 है। तो टोटल घटनाएं कितनी है थी? 36, और आपके फेवर में 6। तो आप इसको काटेंगे तो भाई कितना? 1 बटे कितना हो जाएगा? 6। तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 1/6। 1 बटे 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप बात आप तक पहुंची है। किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें। एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, इसके फॉर्मूले को समझेंगे। ये बोल रहे हैं कि एक चाप है जो कि वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और उस वृत्त की त्रिज्या तो नहीं दी है, उसका व्यास दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है, या वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को आधा कर देंगे, त्रिज्या तो आ जाएगी। अब कंडीशन क्या है, उन कंडीशन को समझ लेते हैं कि भाई ये एक वृत्त है, ये इसका क्या है? केंद्र, इसको ओ नाम दे दिया। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या, ये आर त्रिज्या, ये आर त्रिज्या। ये जो यहां से यहां तक आपको दिख रहा है ये क्या है? चाप है। ये क्या है? चाप है। ये जो चाप की लंबाई है ये कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ये जो चाप है वो केंद्र पर कितना? थीटा डिग्री का यदि कोण बना रहा है, तो इस चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं और इस चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए अभी हमने इसको यहाँ पर तार फेंसिंग कर दी, दिख रही है। तो अभी हम केवल आपको चाप की लंबाई निकालना बता रहे हैं। ठीक है, तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा
बटे 360 थीटा बटे 360 2 पाई आर। मतलब 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि चाप कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस हिसाब से हम क्या कर देंगे, उसको बांट देंगे। तो ये हो गया चाप की लंबाई। एक और तरीका होता है कि अगर आपको क्या दिया हो, वृत्त की त्रिज्या दी हो और कोण दिया हो, तो चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या, चाप की लंबाई अगर एल मान लो आप और त्रिज्या आर है तो एल बटे आर होता है। तो चाप की लंबाई एल बराबर क्या होता है, थीटा इंटू आर। क्या होता है, थीटा इंटू आर के बराबर। ठीक है, जो कोण आपको दिया हो और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, जो कोण आपको दिया उसका मल्टीप्लाई आर से कर दीजिए। लेकिन यहाँ जो कोण होगा वो रेडियन में होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो थीटा होगा वो किस में होगा, रेडियन में। और रेडियन को फिर आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन का जो मान आएगा तो वो रेडियन वैल्यू होगी यहाँ पर आपकी किस में, आपको अगर डिग्री में दिया है तो पहले आपको डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब अगर हम आपसे बोलें दूसरी चीज़ की बात, कि अगर एक कोई चाप दिया आपको यहाँ से यहाँ तक, अब आपको क्या दे दिया हमने, एक चाप दे दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वृत्त के केंद्र पर यानी कि ओ पर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है। ये जो थीटा कोण बनाता है और ये जो क्षेत्रफल जो है, ये जितना क्षेत्रफल घेरता है, तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, यानी कि इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, तो ये क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपको ये चाप का क्षेत्रफल, चाप द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दो फॉर्मूले हमने जाने, साथ में एक फॉर्मूला और जाना कि यदि थीटा बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जब हम सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे, यानी कि सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब कोणों का वृत्तीय माप जब हम पढ़ेंगे तो वहां इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो चलिए अब दो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया है, बोले एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्र ज्ञात करें। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल बताना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो व्यास यानी कि डायमीटर आपको कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो डायग्राम आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या भी हम आपको बताते हैं, 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो ये जो चाप की लंबाई तो हमें पता नहीं लगानी है, हमें ये बताना है कि क्षेत्रफल कितना घेर रहा है, ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना क्षेत्रफल घेरता है। तो उन्होंने बोला एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है, ये क्षेत्र आपको बताना है। अब देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं D बराबर होता है 2R, यानी कि हम कह सकते हैं 2R बराबर आपको कितना दिया है, 14। D की वैल्यू रख दी, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमने निकाल ली। कोण आपको कितना दिया है, तो थीटा आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री। तो क्षेत्र कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 60 बटे 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर। देखिए 60 से ये 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो ये तो हो गया 1/6, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से 7 कैंसिल हो गया। देखिए ये कटेगा किससे, ये आपका 2 से 3 बार कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, तो 11 7 77 बटे कितना हो गया 3, 77 अपॉन कितना हो गया 3, 77 बटे 3। अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 77 बटे कितना हो गया 3, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 दूनी 6, एक बचेगा तो हो जाएगा 17, तो कितना बार 3 पंचे 15, और कितना हो जाएगा 2 बटे कितना 3। अब किस में यूनिट देनी है, तो देखिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पर क्या दिया था आपको सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल आपका आएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा 25 सही 2/3 वर्ग सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन और चेक कर लीजिए भाई, 25 सही 2/3, 25 सही 2/3 वर्ग सेंटीमीटर आपको ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी, स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है ये। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हमने 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला 10वां क्वेश्चन क्या है। यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, ठीक है, और इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो भुजाएं निम्न में से क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
देखिए एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए बी सी डी क्या है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज यदि है तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर तथा समांतर होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, डी सी होगा, साथ ही ए बी समांतर भी डी सी होगा, पहला। दूसरा क्या हो सकता है भाई, तो यहाँ पर ए डी बराबर होगा बी सी, साथ ही ए डी समांतर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बी सी। ठीक है। दूसरी चीज ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये दो विकर्ण होते हैं D1 और D2। तो समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं भाई, दो विकर्ण होते हैं D1 और D2। अब देखिए जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समकोण पर नहीं करते। तो ये ध्यान रखना है कि D1 D2 एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये चीजें भी हमने सीख ली। अब देखिए जो विकर्ण होता है, एक विकर्ण वो समांतर चतुर्भुज को दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है। मतलब हम कह सकते हैं कि विकर्ण जो आपका है कौन सा वाला, AC। AC अगर विकर्ण है तो वो क्या करेगा, दो समरूप त्रिभुज बनाएगा, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज ADC के। ठीक है। इसी प्रकार जो विकर्ण आपका BD होगा वो दो समरूप त्रिभुज बनाएगा, BCD और BAD। ठीक है। क्रम हम आपको नहीं बता रहे कि किस क्रम में लिखा जाता है, अभी केवल ऊपर ऊपर की आप चीजें जान लीजिए। ठीक है। अब अगर आपको समांतर चतुर्भुज दिया है और उसमें क्या दिया है, एक आपको भुजा दी है यानी कि नीचे वाली, और उसके सापेक्ष ऊंचाई दी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है B इंटू एच। लेकिन अगर आपको विकर्ण इसके दिए हो D1 और D2 तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे 1/2 D1 इंटू D2। तो ये भी क्या है, क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है, ये भी क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल दो तरीके से निकलता है, एक तो यदि आपको आधार दिया और उसके सापेक्ष ऊंचाई दी है, और एक यदि आपको विकर्ण दिए D1 D2 तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 D1 D2। एक और तरीका है तो उसको और देख लीजिए। अगर आपके पास समांतर चतुर्भुज है, आपके पास ये समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, ये वाली भुजा A और ये वाली भुजा B है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए दो भुजाएं और उनके बीच में बनने वाला यदि कोण दिया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है 1/2 AB साइन थीटा। कितना, 1/2 AB साइन थीटा। लेकिन आपको पता है कि एक विकर्ण जो AC होता है वो समांतर चतुर्भुज को, AC है ये B लिख दिया हमने, इस समांतर चतुर्भुज को क्या करता है बच्चों, तो बराबर भागों में बांटता है, दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है। इसका मतलब जितना क्षेत्रफल ये वाले एरिया का होगा, इस वाले त्रिभुज का होगा, उतना इसका भी होगा। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। ठीक है। तो ये तो त्रिभुज का था, तो 2 से 2 कट गया, तो ये होता है AB साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दी हो और आपको क्या दिया हो, उनके बीच का कोण दिया हो, तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो AB साइन थीटा से। ठीक है। अब हम आते हैं जो हमसे बात की गई है परिमाप की, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी देख लीजिए। सभी भुजाओं का योग, किसी भी आकृति का यदि आपको परिमाप निकालना है मतलब उसकी सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं का योग मतलब ये अपोजिट भुजाएं तो बराबर होती हैं, तो AB तो परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे सर परिमाप जो है वो होता है समांतर चतुर्भुज का 2A प्लस बी, ये परिमाप होता है। अब आप आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इन भुजाओं को आसन्न भुजाएं बोलते हैं। जैसे AB और A और B आपस में आसन्न है, यहाँ पर B और A ये वाली आसन्न है, यहाँ पर A और B ये वाली आपस आसन्न है, और यहाँ पर ये B और A आसन्न है। ठीक है। तो ये आसन्न भुजाएं जो एक शीर्ष पर मिलती हैं, इनको आसन्न भुजाएं बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 4:5 के अनुपात में, तो इसका परिमाप कितना दिया आपको, 180 दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ये आपको आसन्न भुजाएं दी हैं किस अनुपात में, तो 4:5 के अनुपात में दिए। तो 4:5 के अनुपात में दिए, तो हम कह सकते हैं कि ये अगर 4x है तो ये कितनी है, 5x है। तो हम परिमाप जानते हैं क्या होता है भाई, तो हम जानते हैं कि परिमाप समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, 2 4x + 5x। ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो ये परिमाप होता है। आपको कितना दिया है, 180 दिया है, 2 से कट जाएगा कितने बार, 90 बार। ये कितना हो जाएगा, 9x, 9 से कट जाएगा कितने बार, 10 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। तो आपसे पूछा क्या गया है, भुजाएं। तो भुजाएं भाई हमने कितनी कितनी मानी थी, 4x और 5x।
तो भाई पहली भुजा कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, और दूसरी भुजा कितनी हो गई, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन देखिए आप ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई। ये जो 10 क्वेश्चन आपको कराए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चनों को लेकर, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ हम वीडियो का समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।